हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक, न्यायविद, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों के बारे में अध्ययन करना और इस टॉपिक से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा रहेगी जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो सीरीज को शुरुआत करते हैं। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए और पास बने बेल के आइकन घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जहां आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तत्कालीन मध्य प्रांत के महू में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी राइट होगा। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ और उस वक्त मध्य प्रदेश मध्य प्रांत क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बाद में इसका नामकरण मध्य प्रदेश हुआ। आगे चलते हैं। 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1893, 15 जनवरी 1889, 7 दिसंबर 1869। क्योंकि कभी कभी सवाल यहां से भी पूछे गए हैं उनका जन्म कब हुआ, उनकी जयंती किस तारीख को मनाई जाती है, इसलिए उनका जन्म दिवस भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, उनकी जयंती भी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। आइए इससे संबंधित और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में आपकी नजर रहेगी। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर एक सैनिक छावनी भी थी महू, वहां पर इनका जन्म होता है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। और बी आर अम्बेडकर का भी बचपन में नाम भीमा कहकर इसे पुकारा जाता था। और डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और सबसे छोटी और अंतिम संतान थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष इनकी जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती या भीमा जयंती अम्बेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल को पर्व के रूप में भारत समेत पूरे संसार में मनाई जाती है। यानी अंबेडकर जयंती या भीमा जयंती अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल को पर्व के रूप में भारत समेत पूरे संसार में मनाई जाती है, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी है जिस विश्व के जिस किसी भी देश में रहते हैं वो इसे जयंती के रूप में मनाते हैं। 14 अप्रैल को इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी बाबा साहब की जयंती को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने जीवन भर समानता के लिए संघर्ष किया
और अम्बेडकर को समानता के प्रतीक और ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया, दलितों के उत्थानों का प्रयास किया, भारतीय संविधान का निर्माण करने में इनकी अग्रणी भूमिका रही और इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से इस देश दुनिया को नए नए विचार प्रदान किए। तो इनकी जयंती समानता के प्रतीक के रूप में और ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी मनाई जाती है। आप इन फैक्ट को नोट कर सकते हैं। ज्ञान दिवस भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल को महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, यानी विशेषकर ज्ञान दिवस को मनाने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। 14 अप्रैल के दिन यानी बाबा साहब की जयंती के दिन अम्बेडकर का जन्म दिन ज्ञान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार द्वारा अप्रैल 2017 में लिया गया था मित्रों। यानी अप्रैल 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने बाबा साहब के जन्म दिवस को ज्ञान दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया। डॉक्टर अम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में भी जाना जाता है और अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपके नजरों में रहने चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से भी सवाल कई बार बने हैं। नेक्स्ट, 14 अप्रैल 2020 को भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई। 14 अप्रैल 2020 को बी आर अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई। साथ ही विश्व के अनेक राष्ट्रों ने भी इस जयंती को मनाया। वर्ष 2016 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने भी अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में। यानी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को यूएनओ के द्वारा भी मनाया गया। कब? 2016 में पहली बार मनाया गया, उनकी 125वीं जयंती पर। और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, जहां पर इस जयंती को धूमधाम से मनाया गया और इसमें विश्व के 156 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि बाबा साहब की कौन सी जयंती को यूएनओ द्वारा मनाया गया। तो 125वीं जयंती को कब? 2016 में मनाया गया। यह अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अम्बेडकर को विश्व का प्रणेता कहकर उनका गौरव सम्मानित किया। यानी इस जयंती के अवसर पर बाबा साहब को यूएनओ द्वारा विश्व का प्रणेता कहा गया और उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की 70 वर्षों के इतिहास में वहां पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र के 70 वर्षों के इतिहास में वहां पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया गया था। उनके अलावा विश्व में केवल 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जयंती संयुक्त राष्ट्र ने मनाई है। एक है मार्टिन लूथर किंग और दूसरे व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला और तीसरे बने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। क्योंकि अम्बेडकर, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला ये तीनों लोग अपने अपने देश में मानव अधिकार संघर्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया है इन तीनों नेताओं ने। तो इस प्रकार आप इस फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा कि बाबा साहब की 125वीं जयंती यूएनओ के द्वारा यूएनओ के मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में मनाई गई, जिसमें विश्व के अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 3 नंबर। निम्न में से भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है। यहां आपके समक्ष 4 कथन दिए गए हैं, पुस्तकों के नाम है और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। निम्न में से भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है हु वर शूद्रा, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, अनहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। 1 और 2, 1 2 3, 2 और 3, 1 2 3 4 उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी पुस्तक बी आर अम्बेडकर की है? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ये चारों पुस्तकें
बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित है। फूवर सुदराज, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, अनहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 4 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है? यहां 4 को ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अम्बेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। तीसरा ऑप्शन है, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। चौथा ऑप्शन है, उन्होंने 1945 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपको उस उत्तर का चयन करना है जो बाबा साहब के बारे में सही नहीं है। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। उन्होंने 1945 में बौद्ध धर्म अपना लिया, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने 1945 में नहीं 1956 में अपनाया था। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था 1956 में, जबकि ए बी सी अपने आप में सही है। भीमराव अंबेडकर लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित है, क्योंकि अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन को अपने विचार प्रस्तुत किए थे और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे, कानून मंत्री थे। और उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया अपने अनेक अनुयायियों के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल 5 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1985, 1980, 1990, 1973। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, क्योंकि बाबा साहब की मृत्यु है जो 7 दिसंबर 1956 को हो गई थी, लेकिन उन्हें सम्मान देने हेतु बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से 1990 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी राइट होगा। बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा प्रदान किया गया। उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 6 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? किस नाम से जाना जाता है डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल? समता स्थल, चैत्या भूमि, वीर भूमि, बौद्ध भूमि। क्या होगा इस 6 नंबर सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन बी राइट होगा। चैत्या भूमि के नाम से जाना जाता है, जो मुंबई महाराष्ट्र में है। बाबा साहब की समाधि स्थल को चैत्या भूमि के नाम से जाना जाता है। अब आपके लिए सवाल रहेगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका उत्तर दीजिएगा। समता स्थल और वीर भूमि किसके समाधि स्थल है? समता स्थल और वीर भूमि किसके समाधि स्थल है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। बाबा साहब का समाधि स्थल चैत्या भूमि के नाम से जाना जाता है, जो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1956 को हुई थी।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया? किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। डी। फॉर एस के नाम से भी इसे जाना जाता है, डी फॉर एस के नाम से। इसकी स्थापना कांसीराम ने की थी, न कि बाबा साहब अम्बेडकर ने। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। हालांकि ए बी सी इनकी स्थापना बाबा साहब के द्वारा की गई, इनके विचारों पर आधारित ये पार्टियां हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसकी स्थापना कांसीराम के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। या कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आपकी नजरों में रहने चाहिए। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक पार्टी का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया, बल्कि कांसीराम ने किया था। कांसीराम साहब ने 1981 में 1981 में एक सामाजिक संगठन बनाया, जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति D4S के नाम से भी जाना जाता है, DS4 के नाम से भी उसे जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करिएगा, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4, जिसकी स्थापना 1981 में कांसीराम साहब द्वारा की गई थी। और इनका एक और महत्वपूर्ण योगदान रहा है कांसीराम साहब का, क्योंकि उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बसपा की भी स्थापना की थी। यहां आपको दो महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी नजरों में होने चाहिए, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति और बहुजन समाज पार्टी बसपा, इन दोनों की स्थापना कांसीराम साहब द्वारा की गई। अब आइए बाबा साहब की जो राजनीतिक दल है उनके बारे में आपकी नजर होनी चाहिए, एक एक करके देखते हैं। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, या इसे आप इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1937 को BR अम्बेडकर के नेतृत्व में गठित एक पहली राजनीतिक संगठन था। यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बाबा साहब द्वारा 1937 में की गई थी, जो आप कह सकते हैं कि एक पहला राजनीतिक दल था, या एक पार्टी या एक संगठन था। इस दल ने भारत में ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी संरचनाओं का विरोध किया, भारतीय मजदूर वर्ग का समर्थन किया और जाति व्यवस्था को खत्म करने की मांग की, और दलितों के उत्थान का इन्होंने समर्थन किया। तो आप याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP की स्थापना 1937 में बाबा साहब द्वारा की गई। क्यों की गई थी? भारत में ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी संरचनाओं का विरोध करने के लिए, भारतीय मजदूर वर्ग का समर्थन करने के लिए और जाति व्यवस्था को खत्म करने तथा दलितों के उत्थान के लिए इस पार्टी की नींव रखी गई थी बाबा साहब के द्वारा 1937 में। हिंदी में इसे स्वतंत्र श्रमिक पार्टी भी कहा जाता है। अगला संगठन आपके समक्ष रहा अनुसूचित जाति फेडरेशन, या आप इसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन SCF भी कहते हैं, या ऑल इंडिया SCF भी इसे कहा जाता है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी इसे कहा जाता है। भारत में एक संगठन था जिसे BR अम्बेडकर ने 1942 में दलित समुदायों के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए स्थापित किया था। यानी अनुसूचित जाति फेडरेशन को भारत में BR अम्बेडकर द्वारा 1942 में दलित समुदायों के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए इसे स्थापित किया गया था। इसे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है,
ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो इसकी स्थापना बाबा साहब द्वारा की गई 1942 में। अगला संगठन आपके समक्ष है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 30 सितंबर 1956 को बी आर अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की। यह पार्टी या यह संगठन अनुसूचित जाति फेडरेशन को खारिज कर दिया गया। यानी इस पार्टी की घोषणा के साथ ही अनुसूचित जाति फेडरेशन एससीएफ, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी, इसे समाप्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की गई बाबा साहब के द्वारा। आप कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती संगठन है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एससीएफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती संगठन है, जिसे 1956 में खारिज कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हो गई। वो घोषणा करके चले गए। उसके बाद बाबा साहब के अनेक अनुयायियों और अनेक कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के गठन की योजना बनाई। किसकी? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की। क्योंकि बाबा साहब केवल घोषणा ही की थी, स्थापना नहीं की थी उन्होंने। इसकी स्थापना की योजना में प्रमुख नेता थे, जिनमें नाम आता है एन शिवराज का। एन शिवराज, यशवंत अम्बेडकर, इन नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस पार्टी की स्थापना में। और आखिरकार इस पार्टी का एक अधिवेशन नागपुर में हुआ और इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1957 को हुई आधिकारिक रूप से। 3 अक्टूबर 1957 को इस पार्टी की स्थापना हुई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की। हालांकि इस पार्टी की स्थापना की घोषणा बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी 1956 में। तो ये फैक्ट आपकी नजरों में होने चाहिए कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की आधारशिला बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रखी गई, लेकिन इसकी स्थापना उनकी मृत्यु के बाद 3 अक्टूबर 1957 को उनके अनेक अनुयायियों और कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मिलकर 3 अक्टूबर 1957 को की थी, जिनमें एन शिवराज और यशवंत अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे? प्रस्तावना समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, संघ संविधान समिति। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति भी इसे कहा जाता है। इस समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। इस समिति की स्थापना या गठन कह सकते हैं 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य थे और अध्यक्ष बनाए गए बाबा साहब अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर चुने गए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था और अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 मेंबर थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है? पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान, गांधी, नेहरू और टैगोर। क्या होगा इस 9 नंबर सवाल का राइट उत्तर? यहां पुस्तकों के नाम दिए गए हैं जो हिंदी में है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, गांधी, नेहरू और टैगोर। यह पुस्तक बाबा साहब द्वारा नहीं लिखी गई, जबकि
पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद या समापन, रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान। ये पुस्तकें बाबा साहब की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 10 नंबर। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन सी राइट होगा, डॉक्टर अम्बेडकर। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अम्बेडकर थे। इन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूत समुदायों को भी शहर की चवादार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए यह सत्याग्रह चलाया था, जिसे महाड़ सत्याग्रह भी कहा जाता है। यानी पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि इन्होंने दलित समुदायों के लिए तालाब से पानी लेने के अधिकार को दिलाने के लिए उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में एक सत्याग्रह चलाया और इसे महाड़ सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कब चलाया गया? 1927 में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? यहां आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ। पूना समझौता जिसे कहा जाता है। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन सी, पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। ऑप्शन डी, पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन ए राइट होगा। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1934 को नहीं, यह हुआ था 1932 को। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ। यह बात बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और अलग वोट का अधिकार खत्म हो गया। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। यह बात बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था। इस समय गांधी जी पुणे की यरवाड़ा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे। यानी गांधी जी कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे। कहां पर? पूना की यरवाड़ा जेल में। अगला सवाल आपके समक्ष रहा,
निम्न में से किस भारतीय नेता ने निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए, डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बाबा साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जबकि गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। यह फैक्ट आपकी नजरों में होने चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी, एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू। अभी हमने बात की थी पीछे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस पुस्तक के लेखक है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। अगला सवाल, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? महात्मा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, गोविंद रनाडे, गोविंद वल्लभ पंत। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में अछूतों के शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयासों के रूप में इसकी स्थापना की थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। अगला सवाल 15 नंबर, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, सरस्वती। कौन सी पत्रिका बाबा साहब द्वारा शुरू नहीं की गई थी? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, सरस्वती। तो ऑप्शन डी राइट होगा। सरस्वती पत्रिका का संपादन बाबा साहब द्वारा नहीं किया गया था। दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत, जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी। बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत, जनता। और इन्होंने समता सैनिक दल की भी स्थापना की थी। समता सैनिक दल की भी स्थापना की थी बाबा साहब ने। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक संगठन का गठन कब किया? स्वतंत्र श्रमिक दल का गठन कब किया? 1933, 1934, 1935, 1937। तो ऑप्शन डी राइट होगा, 1937 में। अगला सवाल, सत्रह नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की? 20 अगस्त 1924, 20 जुलाई 1924,
20 जुलाई 1923, 20 जनवरी 1925। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। राइट उत्तर का ऑप्शन बी, 20 जुलाई 1924 को उन्होंने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। कहां पर? मुंबई में। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रीलंका के किस महान बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया? ये किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित हुए? महावीर इंद्रमणि, महतवीर चंद्रमणि, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपका भी राइट होगा, महतवीर चंद्रमणि से। और इन्होंने बौद्ध धर्म कब अपनाया? 1956 में। और इनकी मृत्यु भी 1956 में हुई है। 7 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बंबई से साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत कब की? बाबा साहब ने बंबई से साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत कब की? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई परीक्षाओं में आए हुए सवाल है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, 1920 में। महाराजा कोल्हापुर की मदद से अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक नामक पत्रिका से अपने समाज की दयनीय स्थिति का वर्णन किया। यानी महाराजा कोल्हापुर की मदद से अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक नामक पत्रिका से अपने समाज की दयनीय स्थिति का वर्णन किया और दलित और शोषित समाजों के उत्थान का प्रयास किया। अगला सवाल, भारतीय संविधान का पोषक एवं जननी किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय। भारतीय संविधान का पोषक जननी किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन 3, बी आर अम्बेडकर को। इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पोषक एवं जननी भी कहा जाता है। तो आज की हमारी वीडियो सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो सीरीज में भीमराव अंबेडकर पर आधारित और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आपके समक्ष आएगा। धन्यवाद।